हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के ऊपर। बहुत सारे लोग रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में कंफ्यूज होते हैं। आज हम इन दोनों का डिफरेंस जो है क्लियरली देखेंगे। रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीथिंग क्या है। रेस्पिरेशन यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप जो खाना खा के छोटे छोटे टुकड़ों में डाइजेशन के थ्रू डिवाइड कर रहे हो, जब वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है उसको तोड़कर एनर्जी बनाने का नाम जो है रेस्पिरेशन। समझे आप? ब्रीथिंग यानी आप इनहेल एक्सहेल जो कर रहे हैं, सांस लेने और छोड़ने के अमल को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन यानी एक तोड़ने का प्रोसेस, यानी किसी चीज को तोड़कर एनर्जी बनाने को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। मैं इसका डेफिनेशन यहां पे लिखता हूं अभी। ओके, ये है आपका रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। ओके, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू एनर्जी विथ रिलीज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ग्लूकोज को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं? एनर्जी बना रहे हैं। देखो यहाँ पे ये ग्लूकोज, यहां पे देखो ये आपका चॉकलेट था, आप खाए इसको आप खाए, छोटे 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 टुकड़े बने इसके। जब ये आपके स्टमक के अंदर गया, ये और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुआ। ये छोटे छोटे टुकड़े जो है आपके ब्लड वेसल के अंदर एब्जॉर्ब हुए। ओके, यहां से ये जो है आपके सेल के पास गए। जब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके सेल के पास जाएंगे, इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एनर्जी बनाया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। यानी आप जो खाना खा रहे वो जब डाइजेस्ट होकर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है और ब्लड के अंदर जाता है, वहां से फिर वो क्या करता है? सेल्स के पास जाता है, आपके सेल्स के पास। सेल्स के अंदर क्या होता है? जो आपके ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ रहता है, वो ग्लूकोज जो है फर्दर डिवाइड होकर उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका H2O मिलता है। एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का प्रोसेस क्या होता है? ब्रीथिंग होता है। समझा आपको? ओके। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग रेस्पिरेशन का डेफिनेशन देंगे और इसके अंदर रेस्पिरेशन में दो टाइप्स के अलग अलग रेस्पिरेशन रहते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी एक ऐसा रेस्पिरेशन जो आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ओके, क्या समझा आपको? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एक रेस्पिरेशन का टाइप है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी आपको यहां पे एन दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, हम लोग रेस्पिरेशन का डेफिनेशन देंगे। सबसे पहले रेस्पिरेशन यानी एक ऐसा प्रोसेस जो आपके ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बना रहा था, साथ ही साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड और क्या कर रहा था? वाटर को रिलीज कर रहा था। ओके, ये था आपका रेस्पिरेशन। ओके, इसके अंदर दो टाइप्स हमने देखे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी एक ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे ब्रीथिंग क्या है। मैं बोला था आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। ब्रीथिंग यानी इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, यानी
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस, जो आप ऑक्सीजन को अंदर ले रहे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले रहे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में कंफ्यूज नहीं होना। ओके, रेस्पिरेशन क्या है? एक ब्रेकडाउन का प्रोसेस है जो आपको एनर्जी बनाने के लिए हेल्प कर रहा है। बट ब्रीथिंग क्या है? एक आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है जिसमें आप ऑक्सीजन को ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको यहाँ पे रेस्पिरेशन के टाइम पे मिला था, इसको बाहर निकालना चाहिए ना, ये गंदा है। इसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या है? वो आपका ब्रीथिंग है। ओके, मैं यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप अपने नोट्स में इसको प्लीज नोट कीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी एक ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, यानी हवा के प्रेजेंस में हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा रेस्पिरेशन जो है आपके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यानी हवा के एब्सेंस में हो रहा है। ओके, अभी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? जो एनर्जी जो है यहां पे रिलीज हो रही, जो एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बन रही, वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझा? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी बन रही वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के एनर्जी से बहुत ज्यादा रहती है। सपोज अगर यहाँ पे 40 जूल बन रही तो यहाँ पे आपका 100 जूल बनती, यानी कंपेयर टू दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज्यादा बनती। अब ये एनर्जी हमको क्यों चाहिए? आप बोलते सर एनर्जी एनर्जी कब से बोल रहे हैं, एनर्जी की क्या जरूरत है हमको? एनर्जी आपके हर काम करने के लिए यूज होती है। हर काम, जो भी आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है, जो भी है, उसको हम लोग यूज करने के लिए, जो भी आप सिंपल काम करना है, यहां से उठ के मैं बाहर जाना है, यहां से इस क्लास से बाहर जाना है, इसके लिए भी मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सेलुलर फंक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए, आपके ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए, कुछ भी आप सिंपल सा काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। जैसे आप मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए आप पैसे देते, वैसे ही सेम हमारे बॉडी का जो है करेंसी कैसा है? आपका एटीपी है। ये एनर्जी क्या? ये एनर्जी जो रेस्पिरेशन के टाइम रिलीज हो रही, इसको कहां पे यूज करते? एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए। कहां से? एडीपी से। एडीपी से एटीपी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये एनर्जी का यूज करते हैं। ओके, हमारे सेल्स जो है इस एनर्जी को यूज करके एडीपी से एटीपी बनाते हैं। समझ रहे? एडीपी से एटीपी बनाते हैं। किसका यूज करके? ये एनर्जी का यूज करके। एटीपी क्या है सर? एटीपी यानी आपका एनर्जी करेंसी। जैसे हमारे पास इंडिया में रुपीस है, सेम हमारे सेल्स का जो है, सेल्स के अंदर एटीपी चलती है। कुछ भी काम कराना है बॉडी से, आप एटीपी दो तभी काम करेगी। यानी एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी बोलते हैं। समझा? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर की जो एनर्जी है उससे बहुत ज्यादा है। ये तो ये पॉइंट आप याद रखना। दूसरा जो है, जो एनर्जी इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम रिलीज हो रही, वो एनर्जी को हम लोग एडीपी से एटीपी बनाने में हमारे सेल्स यूज करते हैं। एटीपी क्या है? एटीपी जो है हमारे सेल्स का करेंसी है। करेंसी, कुछ भी काम कराना है सेल्स से, बॉडी के पार्ट से, हमको एटीपी चाहिए। जैसे आपको चॉकलेट खरीदने के लिए या फिर बिस्किट खरीदने के लिए या फिर कुछ भी चीजें खरीदने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती, रुपीस की जरूरत पड़ती, उसी तरीके से हमारे बॉडी को कुछ भी कराने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती। समझा आपको? ओके, अभी एटीपी बना, अभी सेल्स को क्या है? एनर्जी की जरूरत पड़ी तो क्या करता सेल? इसको सीधा सीधा तोड़ता है। इसको क्या करता? ब्रेक डाउन करता है। इसको एटीपी को ब्रेक करके क्या करता है? एनर्जी बनाता है। अगर आप लेट मी राइट हियर, अगर आप एक एटीपी मॉलिक्यूल को ब्रेक करोगे तो 30.5 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये आप याद रखना, एक एटीपी को आप ब्रेक करोगे तो 30.5 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, अंडरस्टूड? एक आप एटीपी को ब्रेक करोगे तो आपको इतनी एनर्जी मिलती है। और एटीपी को ब्रेक करने का रीजन क्या है? आपको सेल्स को कुछ भी काम रहा या फिर आपकी बॉडी में कुछ भी काम रहा, ये डस्टर में यहां से इतना दूर हटाने के लिए भी मुझे एटीपी चाहिए, यानी एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलती है? इसको ब्रेक करके मिलती है। ये कैसे बना? एडीपी से बना, है ना? जो रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज हुई थी
वो क्या कर रहे हैं हम लोग, एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट करके स्टोर करके रख रहे हैं। जैसे आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप क्या करते हैं, निकाल के रखते ना, आगे कुछ काम आए तो यूज होता बोल के। इसी तरीके से हम लोग हमारे बॉडी भी क्या करते हैं, एटीपी बना के उसको निकाल के रखती है। जब भी कुछ भी चीज काम करना हो, कुछ भी करना हो, जैसे आपका प्रोटीन सिंथेसिस करना है या फिर दूसरे सेलुलर एक्टिविटीज करना है, तो उस टाइम में क्या करता है, ये एटीपी को तोड़ के एनर्जी बना के उसको यूज करता है। सिंपल रहे। आप मार्केट में कुछ भी छोटी से छोटी चीज खरीदने के लिए जैसे आपको पैसों की जरूरत पड़ती, इसी तरीके से बॉडी में छोटा सा छोटा काम कराने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। ओके, समझा आपको? हाँ। और एक आपके एनसीईआरटी में एक प्यारा सा एक चार्ट है, जैसे आप पा रहे हो इसी तरीके से एनसीईआरटी में भी आप एक प्यारा सा डायग्राम है, उसको हम लोग समझेंगे अभी। ओके बेटा, ये था आपका एनसीईआरटी का सिंपल सा डायग्राम। ओके, इसको हम लोग समझेंगे। ये है आपका ग्लूकोज, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसको क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर रहे हैं, पायरोवेट में डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसको क्या कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पायरोवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये क्या है, पायरोवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, इसको क्या करें, साइटोप्लाज्म के अंदर पायरोवेट में कन्वर्ट करें। ये क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ओके, यहां पे रास्ता अलग होता है। ये जो प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है, ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के अंदर फर्स्ट स्टेप कॉमन है, याद रखना। ग्लूकोज क्या है, पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा, ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा, और ये एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में जो है सेम है। यहां से अलग अलग रास्ते होते हैं। अगर आपके सेल को ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन प्रेजेंस है सेल्स के पास, तो क्या है, सेल्स जो है आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जाएंगे और वहां पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, आपका वाटर बनाएंगे और एनर्जी रिलीज कराएंगे। क्या क्या बोला मैं, पायरोवेट को अगर ऑक्सीजन मिला तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके एनर्जी बनाएगा, वाटर रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहां हो रहा है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। सेम ह्यूमंस के अंदर ही अगर पायरोवेट को ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होगा बेटा, मसल्स के अंदर जो है आपका लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा और ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। क्या किया है, अगर पायरोवेट को हमारे सेल्स के अंदर पायरोवेट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या करेगा, ये लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी रिलीज कराएगा। आप सुने होंगे अभी, आप ज्यादा, सपोज मैं आपको बोला बेटा एक्सरसाइज करना आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है, तो आप क्या करोगे, सुबह उठ के डेली 1-2 किलोमीटर भागने की कोशिश करोगे। तो क्या होगा, अचानक से जब आप एकदम से भागने लगोगे तो आपके पैरों में क्रैम्प्स आएंगे, है ना, या फिर आप जिम जाके इंटेंस वर्कआउट करोगे तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर, मसल के अंदर क्रैम्प्स आना स्टार्ट होंगे। ये क्यों होगा बेटा, आप जब एकदम से अचानक से इंटेंस वर्कआउट करते हो तो उस मसल को इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, है ना, इसीलिए क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मसल्स के अंदर क्या हो रहा है, जब आप इंटेंस वर्कआउट करते हो तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए आपको जो है क्रैम्प्स आते हैं। ओके, ये क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर हमारे मसल्स में क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं। ओके, अब हमारे ह्यूमंस का हो गया, अगर किसी दूसरे सेल्स में, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, तो जैसे ईस्ट है, ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ईस्ट के पास ऑक्सीजन नहीं है, इसको ऑक्सीजन नहीं मिला पायरोवेट को, तो ये सीधा सीधा क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी रिलीज कराएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। समझा, इथेनॉल यानी अल्कोहल आपका। ओके, सिंपल सा है, अगर पायरोवेट को ऑक्सीजन मिला तो ये क्या बनाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी रिलीज कराएगा। अगर सेम, अगर पायरोवेट को हमारे मसल्स के अंदर आप जब इंटेंस वर्कआउट करते हो, उसको उस टाइम पे इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं रहता है, उस टाइम में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनता है। और ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये लैक्टिक एसिड क्रैम्प्स आपके बॉडी के अंदर क्रैम्प्स देता है, यानी आपको क्रैम्प्स आएंगे। अगर जब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, आपको क्रैम्प्स होगा। ऐसे सिमिलरली ईस्ट के अंदर जब ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। समझा, ये चार्ट बहुत इजी है। एक बार मैं इसको सिंपल में समराइज करूं, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, इसको क्या करे, साइटोप्लाज्म के अंदर पायरोवेट में कन्वर्ट करे। पायरोवेट क्या करा, अगर इसको ऑक्सीजन मिला तो ये क्या बनेगा बेटा, ये CO2
वाटर और एनर्जी बनाएगा। अगर पायरोवेट को ऑक्सीजन नहीं मिला, अब जब इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं तो उस टाइम में ऑक्सीजन की डिमांड जो है ज्यादा होती है ना, सप्लाई कम होता है, डिमांड ज्यादा होती है। उस टाइम में क्या होता है, मसल क्या करते हैं, हमारे लैक्टिक एसिड बनाते हैं और क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। ओके, सिमिलरली ये पायरोवेट को अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं मिला तो टोटल ऑक्सीजन का एब्सेंस है, कुछ भी ऑक्सीजन ही नहीं है, जैसे ईस्ट का केस है, तो उस टाइम में क्या करता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा, यानी इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एनर्जी रिलीज कराएगा। ये अगर इसमें आपसे पूछूं मैं सबसे ज्यादा एनर्जी कहां रिलीज होती है, तो आपके पास क्या आंसर होगा, इस सिस्टम में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इस सिस्टम में। फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा आपका थर्ड। समझा बेटा? अब हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अभी हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी हमारे अंदर जो है रेस्पिरेशन कैसे होता है, हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। आपके सामने लंग्स है, लेकिन हम इसको थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सोचो, आप सांस कैसे लेते हो, सब सांस कैसे लेते हो, मतलब आप शुरू कहां से कर रहे हो, नाक से शुरू कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेजल पैसेज लिखा है। सबसे पहले आप हवा को नोज के थ्रू अंदर लिए, नेजल पैसेज से आप एयर को नेजल चेंबर में भेजोगे, नेजल चेंबर से आप फैरिंग्स में भेजोगे, फैरिंग्स। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, फैरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर करके बोलते हैं। ये पॉइंट आप याद रखना, फैरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये क्या है बेटा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहां से बन सकता है। फैरिंग्स क्या है, इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यानी यहां पे फैरिंग्स के अंदर आपका फूड भी आएगा और यहां पे आपका एयर भी आएगा, दोनों एक साथ आएंगे फैरिंग्स के अंदर। यहां से जो है अलग अलग फैरिंग्स के जो है खाने का रास्ता अलग बनेगा और हवा का रास्ता अलग बनेगा। ओके, फैरिंग्स से खाना जो है आपके इसोफेगस में जाएगा और हवा जो है लैरिंग्स के अंदर आएगी। और लैरिंग्स क्या है आपका, लैरिंग्स लैरिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग, साउंड बॉक्स बोलते हैं। ये हमारे जो है फीमेल्स में अलग, मेल्स में अलग, अलग अलग आवाजें आती है, किसी की आवाज स्वीट होती है, किसी की आवाज हार्श होती है ना, मतलब सख्त आवाज होती है। जैसे मेल्स की थोड़ा ज्यादा सख्त होती है, फीमेल्स की जो है सॉफ्ट होती है आवाज। इसी ये लैरिंग्स की वजह से होता है बेटा। ओके, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स बोलते हैं। यहां से ही आप लोग अलग अलग आवाजें निकालते हो। ओके, यहां से लैरिंग्स से जो है एयर आपका ट्रैकिया के अंदर जाएगा। ये जो है ट्रैकिया, यहाँ पे हम आएंगे, इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे डिटेल में। ट्रैकिया के अंदर जाएगा, ट्रैकिया से जो है वहां से ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई से फिर डिवाइड होके ब्रोंकियोल्स बनाएगा। ब्रोंकाई का ब्रांचेस हो क्या हो गए, ब्रोंकियोल्स बनाएगा। उसके बाद जो है एयर जो है अल्वियोलाई के अंदर जाएगी बेटा। ओके, ये था आपका पैसेज, एयर का पैसेज, एयर कैसे जो है एंट्री कर रही है। ओके, आपका एयर जो है आपके नोज के थ्रू नेजल पैसेज में आई, नेजल पैसेज से नेजल चेंबर में आई, नेजल चेंबर से फैरिंग्स। फैरिंग्स के बारे में हम लोग एक पॉइंट क्या देखें, ये जो है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है। यहाँ पे खाना और हवा दोनों एक साथ आ रहे, यहाँ से खाना जो है आपके इसोफेगस में गया और एयर जो है आपके लैरिंग्स में आया। ओके, लैरिंग्स के बारे में हम लोग क्या देखें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। ओके बेटा, यहाँ से ही आप लोग अलग अलग आवाजें निकाल सकते हैं। लैरिंग से जो है आपका एयर जो है ट्रैकिया के अंदर एंट्री हुई, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में गई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में आई, उसके बाद जो है अल्वियोलाई में, वहां पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है। यहाँ पे आपका गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, यानी आप जो है जो एयर इनहेल कर रहे हो उसके अंदर ऑक्सीजन था, आपके बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बना था, वो जो है ब्लड और आपके अल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज होगा। आपका ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके वापस लंग्स में आके वहां से बाहर, सेम ऐसे फिर उल्टा प्रोसेस, उल्टा वापस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंकियोल्स में जाएगा, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फैरिंग्स, नेजल चेंबर, यहाँ से नेजल पैसेज से बाहर निकल जाएगा। ये था, ये किसका था, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर ऑक्सीजन का पूछा तो ऐसे लिखने का। ओके, ये था ऑक्सीजन का। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा तो ऐसे उल्टा लिखने का, ऐसे। ओके, समझा बेटा? अब हम लोग
लंग्स के ऊपर आएंगे। ओके, देखो आप यहां पे आपका लैरिंग्स है, यहां तक हम लोग देखे लैरिंग्स, इसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं। यहां से बेटा देखिए एयर जो है ट्रैकिया के अंदर आ रही है, ये आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया को देखो यहां से यहां तक जो है आप इसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। ये पूरा रीजन जो है ट्रैकिया है। इसके ऊपर आपको ऐसे जो है सी शेप्ड ऐसे रिंग्स दिख रहे हैं बेटा आपको, इसको बोलते हैं हम लोग सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। इसका क्या काम है, ये क्यों है सर, इसका क्या काम है, क्या रीजन है ये? इसका काम ये है कि ये जो है आपके ट्रैकिया के कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करता है, ये कोलैप्स होने नहीं देता। अगर ये नहीं रहते तो बेटा देखिए ये ऐसे चांस था कि आप कभी कभी ऐसी सिचुएशन में ये चिपक जाने का चांस था। ये क्या करता है, इसको बराबर पोजीशन में होल्ड करके रखता है। जैसे हम लोग पिन लगाते किसी चीज का नहीं हटना बल्कि जगह से, सेम चीज यहाँ पे भी सी शेप उल्टा इतना ही है बेटा, ये पीछे नहीं है इसके, सिर्फ सामने जो है। अभी सपोज ये हमारा ट्रैकिया है तो इसके सामने ऐसे 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 ट्रैकिया के सामने जो है सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है। इसका काम क्या है, ये कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट जो है देखिए एयर यहाँ से डिवाइड होगी, यहाँ से दो अलग अलग दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकोइल या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकोइल बोलते हैं। ओके, यहाँ से फर्दर ब्रांचिंग हुई, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बलून शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्वियोलाई, जहां पे आपका प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज होता है। ये देखिए ये एक मैं अलग इसके ऊपर एक लंग के ऊपर एक कोटिंग चढ़ाया, एक पैकेट चढ़ाया हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लूरा, यानी ये लंग्स का लेयर है। इसके अंदर थोड़ा सा फ्लूइड रहता है, ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है और इसको क्या है, प्रोटेक्शन हेल्प करता है। देखिए लंग्स का प्रोटेक्शन, एक लंग्स का एक कवर है, जैसे हम लोग मोबाइल के लिए कवर चढ़ाते गिरने से भी कुछ नहीं होना बोल के, इसी तरीके से लंग्स के ऊपर भी जो है आपका कवर रहता है। ओके, अभी लंग्स का लोकेशन क्या है, लंग्स कहाँ पे रहते हैं? लंग्स जो है आपके डायाफ्राम के ऊपर रहते हैं, है ना, थोरैसिक कैविटी, ये जो पूरा कैविटी है। अगर सपोज आपके जो ये चेस्ट का रीजन है, रिब्स हैं, रिब्स के अंदर से जो है मैं लंग्स को निकालूं, रिब्स के अंदर से जो खाली जगह बचती बेटा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। तो लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। समझा कहां पे लंग्स का लोकेशन क्या है, लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। ओके, जो लंग्स के नीचे जो है डायाफ्राम है, ओके, ये याद रखो, यहां से जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता, ये जो है एक बाउंड्री जैसा है, यहां तक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके नीचे जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। ओके, अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग देखेंगे, ब्रीथिंग कैसे होता है बॉडी के अंदर, ब्रीथिंग क्या है ये देखेंगे। ओके, ब्रीथिंग यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप फ्रेश एयर अंदर ले रहे और जो गंदी एयर को बाहर निकाल रहे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ बैड एयर, यानी गंदी एयर को बाहर निकाल रहे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रीथिंग बोलते हैं। ओके, अभी ब्रीथिंग के अंदर दो प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं, एक आपका इनहेलेशन है, दूसरा एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन यानी ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथिंग के अंदर दो प्रोसेस, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। इनहेलेशन यानी सांस का अंदर लेना, यानी फ्रेश एयर का अंदर लेना। एक्सहेलेशन यानी बैड एयर, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है उसको जो है बाहर निकालना, ब्रीथ आउट करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सहेलेशन बोलते हैं। अभी इनहेलेशन के अंदर क्या होता है, आपको ये सिंपल से दिखने वाला प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। इनहेलेशन में क्या क्या होता है हम लोग ये समझेंगे। इनहेलेशन करना बोले तो आपको कैसे होता है, बॉडी के अंदर क्या क्या चलते रहता है। आपको तो सिंपल से लगता है सर ये इसमें क्या है, सर सिंपल से सांस लेता हूँ सांस छोड़ता हूँ, ये क्या है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, इजी इजी, इट्स ए इजी प्रोसेस है ना, आप तो ऐसे बोलोगे। लेकिन आप इसको इसके पीछे एक मैकेनिज्म है प्रॉपर तरीके से, अगर उस तरीके से हुआ तो ही एयर जो है अंदर आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, है ना। सबसे पहले आपका डायफ्राम, एक आपका डायफ्राम का रोल है, दूसरा जो है इंटरकोस्टल मसल का रोल है। सबसे पहले
डायफ्राम का रोल है और उसके बाद इंटरकोस्टल मसल का रोल है। ये दोनों के रोल से ही आपका इनहेलेशन पॉसिबल है, नहीं तो आप सांस को अंदर ही नहीं ले सकते, कुछ भी करो सांस अंदर नहीं जाएगी। ओके, डायफ्राम का क्या रोल है? डायफ्राम जो है हम लोग देखिए लंग्स के नीचे था, ऐसे ऐसे था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोम शेप्ड बोलते हैं, डोम शेप्ड, है ना। डोम शेप्ड था बेटा, जैसे आप इनहेलेशन करें डोम शेप्ड से ये क्या हुआ, आपका डायफ्राम ऐसे फ्लैट हुआ, यानी बेसिकली क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे ही ये डोम शेप्ड से फ्लैट हुआ बेटा, है ना, फ्लैट हुआ तो क्या हुआ, देखो अभी ये ऐसे था, यहां पे पूरा जो है आपका एरिया कवर्ड था इतना, है ना। जैसे ही ये फ्लैट हुआ, देखो ये ऐसे था, ऐसे हुआ, यानी ये जो एरिया है बीच में वो पूरा खाली हुआ, यानी आपका एरिया बढ़ा। समझ रहे आप, ये डोम शेप था, ऐसे था बेटा, ऐसे था, अभी ऐसे हुआ, यानी ये पूरा एरिया जो है ऊपर का खाली हुआ, ये पूरा एरिया खाली हुआ, फ्लैट हुआ, ये है ना। फ्लैट हुआ तो क्या हुआ, एरिया बढ़ा। अभी एयर को बाहर से अंदर जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रेशर को गिराना चाहिए। हमेशा हमेशा बेटा, हमेशा एयर ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, कहां पे, एयर ऑलवेज 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 ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर विल ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई से लो की तरफ। ओके, अभी जैसे ही आप यहां पे देखिए एरिया को बढ़ाए, है ना, एरिया को बढ़ाए तो प्रेशर का क्या होगा, कम होगा, है ना, प्रेशर कम होगा। एक रूल क्या है बेटा, प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जैसे आपको प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया को घटाना होगा, अगर एरिया को बढ़ाना है तो प्रेशर को कम करना होगा, यानी दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन है। जैसे प्रेशर बढ़ता है एरिया गिरता है, एरिया बढ़ता है प्रेशर गिरता है, समझा, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। ये किया तो उन्हें उसका अपोजिट करता है ना। यहां पे जैसे ही डोम शेप्ड आपका डायफ्राम फ्लैट हुआ तो एरिया बढ़ा, यानी आपका प्रेशर जो है गिरा। ये समझा बेटा। दूसरा जो है आपका इंटरकोस्टल मसल जो है ये भी क्या कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा। इंटरकोस्टल मसल किसको बोलते हैं बेटा, ये देखो आपका, ये सपोज रिब्स है, ये आपका रिब है, ये दोनों के बीच में जो मसल होती है इसको बोलते हैं हम लोग इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। ओके, इंटरकोस्टल मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुई, यानी ये ऐसे हुआ, समझ रहे, ये दोनों रिब्स के बीच में मसल थी, ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुए ये ऐसे हुआ। जैसे ही ये इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ये क्या कर रही है, आपके रिब्स को जैसे ही आपका इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई बेटा, ये आपके रिब्स को क्या कर रही है, ऊपर की तरफ लेके जा रही है, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। आप देखो मेरे साथ प्रैक्टिस करो, जैसे ही मैं इनहेल कर रहा हूं, आप मेरे लंग्स को, मेरे रिब्स को देखो, आप बाहर की तरफ गए, है ना, और ऊपर की तरफ आए, है ना। ये क्या कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, जैसे ही ये ऊपर की तरफ आए तो इससे भी क्या हो रहा है, आपका एरिया बढ़ रहा है ना। एक तो पहले ये डायफ्राम जो है एरिया बढ़ाया, अभी ये क्या कर रहे हैं, रिब्स को ऊपर लेके जाके और जो है उसको बाहर की तरफ लेके जाके एरिया बढ़ा रहे। एरिया फिर से बढ़ा, एरिया बढ़ा तो क्या बेटा, प्रेशर गिरा, प्रेशर ड्रॉप। एरिया बढ़ा तो प्रेशर गिरा, एरिया बढ़ा प्रेशर गिरा। दोनों के केस में क्या है, ये डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसकी वजह से आपका एरिया बढ़ा। एरिया बढ़ने की वजह से क्या है बेटा, एरिया बढ़ने की वजह से आपका प्रेशर गिरा, गिरने की वजह से क्या है, एयर जो है आपका बाहर का प्रेशर ज्यादा हुआ, लंग्स के अंदर जो है आपका प्रेशर कम हुआ, तो यहां से जो है एयर बाहर से अंदर की तरफ आई। समझा, सिंपल प्रोसेस। तो हमने इनहेलेशन में देखा बेटा, इनहेलेशन में डायफ्राम क्या है, आपका डोम शेप था, उससे जो है फ्लैट हुआ, फ्लैट होकर क्या कर रहा है, एरिया बढ़ाया। सेकंड जो है आपका इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उससे भी क्या कर रहा, रिब्स को जो है ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ लेके गया। ये भी क्या कर रहा है, एरिया को बढ़ाया, दोनों मिलके एरिया को बढ़ाए। एरिया को बढ़ाने की वजह से प्रेशर जो है बाहर के प्रेशर से गिरा, प्रेशर गिरा तो जो है एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है, तो बाहर से एयर जो है अंदर की तरफ आई। ये था आपका इनहेलेशन का प्रोसेस। अब हम लोग दूसरा प्रोसेस एक्सहेलेशन देखेंगे।
एक्सहेलेशन यानी सांस का बाहर निकालना। अभी सांस को बाहर निकालना है तो क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जैसे इनहेलेशन में देखें हम लोग, इसी तरीके से इसमें भी जो है आपका डायाफ्राम का और आपका इंटरकोस्टल मसल का ही रोल रहता है। ओके, यहाँ पे आपका डायाफ्राम जो है अभी कैसा है, जब आप एयर अंदर लिए तो कैसा है, ये जो फ्लैट है ना, ये फ्लैट है, कॉन्ट्रैक्टेड होके फ्लैट हुआ था। जैसे आप एयर अंदर गई, अभी इसको बाहर भेजने के लिए क्या करते हैं, रिलैक्स। रिलैक्स यानी फिर से ऐसे, समझ रहे, ये फ्लैट था, फिर से रिलैक्स होके कैसा हुआ, डोम शेप्ड हुआ। समझे आप, डायाफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्टेड था, जैसे आप एयर अंदर ले रहे थे तब उस टाइम में क्या था, ये फ्लैट हुआ था, एरिया बढ़ाने के लिए फ्लैट हुआ था। अभी क्या है, ये रिलैक्स होके फिर से डोम शेप्ड हुआ, यानी एरिया को फिर से घटाया, है ना। अभी ये भी क्या करते बेटा, ओके, इंटरकोस्टल मसल इससे पहले क्या हुए थे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब ये क्या है, ये भी रिलैक्स हो रहे। रिलैक्स होके क्या कर रहे हैं, रिब्स जो है आपके ऊपर गए थे ना, ऊपर की तरफ गए थे, जैसे ही रिलैक्स हुए ये फिर से नीचे आएंगे और क्या करेंगे, आपका जो है अंदर की तरफ आएंगे। एक तो नीचे आएंगे और अंदर की तरफ आएंगे, है ना। जैसे देखो आप सांस लिया, ऊपर आए, ओके, अब मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, वापस से फिर से अपने पोजिशन पे। ये डायाफ्राम जैसे ये फ्लैट था, आपका वापस कैसे हुआ, रिलैक्स होके फिर से डोम शेप्ड हुआ। आपका इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हुआ, इसकी वजह से क्या कर रहा, ये रिब्स को जो है नीचे की तरफ और अंदर की तरफ लेके आ रहा, नीचे और अंदर की तरफ, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एरिया को जो है कम कर रहे हैं। कम कर रहे बोले तो प्रेशर जो है ज्यादा हुआ, है ना, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। इसकी वजह से क्या है, बाहर का प्रेशर कम हुआ, अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ, तो एयर जो है आपका बाहर गई। समझा आपको। पहले क्या हुआ, इनहेलेशन हमने देखा, इनहेलेशन में आपका डायाफ्राम जो है डोम शेप था, ऐसे था, ऐसे था। डोम शेप से जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट करे, आप कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे फ्लैट करे, करने के बाद क्या है, आपका एरिया बढ़ा। और दूसरा जो है आपका इंटरकोस्टल मसल, यानी ये दोनों रिब्स के बीच में जो मसल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरकोस्टल मसल। ये क्या कर रहा है, ये भी जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हुआ बेटा, आपका जो है रिब्स जो है ऊपर आए और बाहर की तरफ आए, ये भी क्या कर रहा है, आपका एरिया बढ़ाए। दोनों मिला के एरिया बढ़ा के क्या करे, बाहर से एयर जो है अंदर लेके आए, है ना। एरिया बढ़ा तो प्रेशर गिरेगा, तो हमारे पास एक रूल क्या है, एयर ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये रूल याद रखना बेटा। जैसे ही आपका इनहेलेशन के टाइम पे एरिया अंदर का बढ़ा, तो बाहर से एयर जो है अंदर आएगा। अभी एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमने छोड़ा था, एक्सहेलेशन फ्लैट था, फ्लैट से वापस जो है रिलैक्स होके ये डोम शेप्ड हुआ, और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हुए थे मसल, इंटरकोस्टल मसल आपके, ये भी क्या करे, ये भी रिलैक्स हुए, ये भी रिलैक्स हुए। दोनों रिलैक्स करके क्या करे, अंदर का एरिया गिराए। गिराने की वजह से प्रेशर बढ़ा, बढ़ने की वजह से जो अंदर एयर थी वो बाहर गई। ये था एक्सहेलेशन और इनहेलेशन, यानी आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अंडरस्टूड? थैंक यू।